जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है, आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट से एकदम हूबहू परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को समाहित किया गया। दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जो टॉप 20 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जो टॉप 10 प्रश्न, टॉप 20 प्रश्न, टॉप 5 प्रश्न जो हम ला रहे हैं, यह विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया प्रश्न है या फिर ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए हैं। ये प्रश्न कोई आम प्रश्न नहीं है दोस्तों। आप जुड़े रहिए हेलो शिक्षा के साथ। और यहाँ पर जितने भी टीचर हैं, जितने भी प्रश्नों को तैयार करने वाले हैं, वह सभी जो है ग्रुप हमारा जो है वो गवर्नमेंट सर्विस में तैनात है, सरकारी सेवाओं में नौकरी कर रहे हैं। एसएससी जीडी, पुलिस, बैंक, रेलवे, तमाम विभागों में नौकरी कर रहे हैं। ऐसे सरकारी सेवक जो है जो अपने जो है जॉब से समय निकाल कर आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं दोस्तों। तो आइए जुड़ते हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट और हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। किंतु उससे पहले आपके लिए एक लाइन, आप तैयारी कर रहे हैं सेना की, तो आपके लिए एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों आप तो बस संघर्ष करते जाइए, आप मेहनत करते जाइए और एक न एक दिन यकीन मानिए आपको जो है इस भर्ती में सफलता अवश्य मिलेगी। कुछ बहुत सारे हमारे पास मैसेज आते हैं, सर सिलेबस क्या है, सर कैसे पढ़ें, मेरी आधी तैयारी है, मेरी पूरी तैयारी है। दोस्तों मैं कहता हूं आपकी जो भी तैयारी है, आप डेली प्रश्नों को हल करिए, प्रैक्टिस सेट हल करिए, डेली जो है 100 से 200 प्रश्नों को टच करिए। निश्चित रूप से सफलता होनी है आपकी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं भी सफल हूं, मैं भी जो है गवर्नमेंट सर्विस करता हूं, या मेरे साथ और भी साथी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उन्होंने कुछ भी बहुत बड़ा ऐसा नहीं किया है जो लीक से हटकर, जो नॉर्मल आप लोग जैसे पढ़ते हैं ऐसे हम लोग भी पढ़ते थे और सफलता मिली और आपको भी मिलेगी। बस हौसला रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की जो है टेस्ट सीरीज। अपना लेवल चेक करिए, कॉपी पेन उठाइए और देखिए आप कितने प्रश्नों को बना पाते हैं, उन्हें नोट करिए। कमेंट सेक्शन में आप जो है इन 10 प्रश्नों में से, ये टॉप मोस्ट प्रश्न, ये परीक्षा में सीधे आपको इसमें से 1-2 प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं, ताकि आपका लेवल पता चल सके। या फिर अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो भी हमें लिख करके बताएं कि ये प्रश्न जो है आपके लिए कितने कारगर हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया जाता है? भारतीय संविधान, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमारा संविधान जो है 26 नवंबर, एक डेट आपको बार बार पूछा जाता है, 26 नवंबर 1949, 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया, पूरा जो है बनकर तैयार हुआ। और इसके बाद जो है एक डेट आती है 26 जनवरी, इसको ध्यान देंगे, 26 जनवरी 1950 को ये हमारे जो है, हालांकि जो है जिस दिन बना इस दिन इसके कुछ भाग तो लागू हो गए थे जो है, लेकिन ये अंशतः लागू हुआ था, पूरा लागू नहीं हुआ था। लेकिन ये जो है पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारे भारत पर अपना संविधान लागू हो गया, ये ध्यान रखिए। अब होता क्या है, जैसे ही संविधान लागू हुआ तो हमारे सामने एक पहला चैलेंज आता है। पहला चैलेंज आता है जमींदारी से संबंधित। सबसे पहले जो है जमींदारी प्रथा थी हमारे यहाँ, आप जानते हैं जमींदारी जो एक जमींदार होते थे, कुछ मजदूरों को रखकर अपने खेतों पर काम कराते थे, जमींदारी प्रथा। तो जमींदारी से संबंधित जो समस्या है, तो भूमि सुधार की, भूमि का आवंटन किस प्रकार से किया जाए, जमींदारों के पास अधिक से अधिक भूमि है उसका कैसे सिस्टम बनाया जाए, तो जमींदारी से संबंधित जो समस्या हमारी आती है सबसे पहले, तो वहां पर हम देखते हैं कि इसके लिए संशोधन किया गया। पहला संशोधन हमारा जो है जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है, फर्स्ट संशोधन। ये जो है डेट आती है 1951, 1951 में पहला जो है 1951 यानी 1951 में पहला संविधान संशोधन आता है। और संविधान में दोस्तों 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें 9वीं अनुसूची में सुप्रीम कोर्ट भी कोई चेंज नहीं कर सकता। संविधान में पहले 8 अनुसूचियां थी और 9वीं अनुसूची जो है 1951 में जोड़ी गई। पहला संशोधन आप ध्यान रखेंगे क्या हुआ था, जमींदारी, भूमि सुधार से संबंधित। एक प्रश्न शब्द कभी कभी आता है, जमींदारी कह लीजिए या फिर कह लीजिए भूमि सुधार। भूमि सुधार जो है लैंड अमेंडमेंट, भूमि सुधार, बंटवारे से संबंधित भी जो है ये बिल आता है और पास होता है 1951 में, जमींदारी से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप देख रहे हैं 1951 में। डी तो जो है 1950 में आपका संविधान लागू होता है।
यहाँ पर हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है और 51 में जो है पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है। इसको ध्यान देंगे तथा यह डेट दोस्तों नोट करेंगे। 1949 की भी डेट आप देख रहे हैं, हमने आपको बताया 26 नवंबर 1949। और इसीलिए इस 26 नवंबर को जो है आप एक और चीज याद रखेंगे कि हमारा जो 26 नवंबर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस दिन जो है संविधान दिवस भी मनाया जाता है। अभी 26 नवंबर बीता, संविधान दिवस इस दिन मनाया जाता है, संविधान डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है भारत का संविधान दिवस। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आपने देखा दोस्तों 1951। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गिरमिटिया मजदूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों। आप जो है ऐसे प्रश्न एसएससी बार बार पूछती है और यह एसएससी की परीक्षा से ही उठाया हुआ प्रश्न है, एसएससी के प्रैक्टिस सेट नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे उनसे लिया गया प्रश्न है, जिन्हें एसएससी सीजीएल में, जीडी में, सीपीएसआई कई ऐसे जो एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है जो है सीजीएल से लेकर के 10+2 सीएचएसएल वगैरह में ये पूछती है। ये गिरमिटिया मजदूर, इसमें दोस्तों मैंने ऐसे प्रश्नों को साथियों हल किया है, ऐसे प्रश्नों को मैंने आपके लिए जो है एक कलेक्शन बनाया है जो हमारे सभी साथी मिलकर के, जो प्रश्न एसएससी ने बार बार रिपीट किया है, एसएससी के रिपीटेड प्रश्नों को हम लोग डाले हैं यहाँ पर, जिन्हें बार बार प्रश्नों को रिपीट किया है 2 बार 3 बार अलग अलग एग्जाम में। क्योंकि होता क्या है कि एग्जामिनर बहुत सारे प्रश्नों को, जब ऑनलाइन एग्जाम होती है सारे प्रश्नों को, बहुत नए नए प्रश्न नहीं और नए प्रश्नों की तरफ एग्जामिनर जाना भी नहीं चाहता कि चूंकि वो विवादित प्रश्न हो जाते हैं, नया प्रश्न बनाने में कोर्ट में मैटर आ जाता है। जो प्रश्न ऑलरेडी कई एग्जामों में चल चुके हैं उन्हीं को ज्यादातर लाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पढ़ते नहीं, नए टॉपिक्स के पीछे भागते हैं और वहां प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया पड़ा रहता है। प्रीवियस ईयर पे बहुत ध्यान दीजिए और उन्हीं से संबंधित हमारा ये प्रैक्टिस सेट जो मैं चला रहा हूं इसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर को शामिल किया गया है, ताकि जो है जाने अनजाने में आपके सारे प्रीवियस ईयर रिवाइज हो जाएं। गिरमिटिया मजदूर के बारे में मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा, यह बहुत ही बुरी प्रथा, एक बंधुआ मजदूरी प्रथा आपने सुना होगा। गिरमिटिया मजदूर कौन थे, मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं। वह बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा करने का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता था, अफ्रीकी गुलाम, बाजार से खरीदा गया सैनिक, अवैतनिक मजदूर। फिलहाल मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तो नहीं यहाँ पर, एक पॉइंट कि जो है अंग्रेजों ने हमारे देश को इस कदर लूट दिया जो है, यह सरकारी सिस्टम गिरमिटिया मजदूर के भी आपको काली हकीकत बताता हूं कि हमारे यहाँ से लोगों को बेचा जाता था। लोग जो है अपने आप को बेचते थे, लोग अपने आप को जो है बेचते थे और बेचा जाता था अफ्रीकी देशों में मजदूरी के लिए, वहां जाते थे। ये गुलाम बनकर जाते तो थे, वहां बाहर के देशों में ये गुलाम बनकर जाते थे और जब इनकी जो है गुलामी की जो टाइम पीरियड खत्म हो जाती थी, लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं बचता था, बात समझिएगा, इतना पैसा नहीं बचता था कि यह वापस भारत आ सके। अब इस दशा में अंग्रेज जो है इनको जो है यहाँ से गरीब आदमी, अंग्रेजों के, ये अंग्रेजों का कानून था, यह गिरमिटिया मजदूर सरकारी सिस्टम था, ऐसा नहीं था कि नहीं प्राइवेट था, यह सरकारी सिस्टम था, हमारे यहाँ चलता था, भारत से लोग जाते थे। अब हुआ क्या कि गुलाम बनकर या नौकरी करने के बहाने या फिर आप कह लीजिए मजदूरी करने के बहाने अफ्रीकी देश में गए। अब उन्होंने अपनी जो है जो सर्विस थी या जो नौकरी कह लीजिए जो गुलामी थी उसको पूरा किया। अब पूरा करने के बाद विदेश में गए नौकरी करने, तमाम देशों वहाँ जो अफ्रीका के और भी अगल बगल जो देश हैं वहाँ गए। अब वहाँ पर उनके पास पैसे खत्म हो गए, उनकी गुलामी का टाइम खत्म हो गया, किंतु उनको इतना पैसा नहीं देते थे कि यह जो है भारत वापस आ सके। अब भारत न वापस आने की स्थिति में इनके पास एक ऑप्शन बचता था कि वह वहीं पर फिर से जो है अपनी गुलामी शुरू कर दे, मजदूरी शुरू कर दे। और इतना ही पैसा इनको दिया जाता था कि ये जो है किराया भाड़ा करके बाहर न निकले, रात दिन काम कराओ जानवरों की तरह, इन्हें केवल खाने को भोजन वो भी निम्न स्तर का दिया जाए ताकि ये बाहर निकलने के बारे में सोच न सके, अपने देश वापसी न कर सके और हमेशा के लिए वहीं पर गुलाम बनकर रह जाएं। इनके लिए विधिवत नियम कानून बना था कि ये लोग जो है शादी नहीं कर सकते थे। बंधुआ मजदूरी का ही एक बहुत भयावह रूप है गिरमिटिया मजदूर, शादी नहीं कर सकते थे और अगर किसी ने शादी कर लिया तो उसकी बीबी और बच्चे, अगर किसी ने शादी कर लिया तो उसकी बीबी और उस बीबी से उत्पन्न संतान यानी जो बच्चे होते थे वह मालिक की संपत्ति होती थी, उनको वह अपने हिसाब से इस्तेमाल करता था। नई इनकी बच्चियों को, नई महिलाओं को यौन शोषण में तमाम तरह से जो है मालिक जो वहाँ के होते थे लिप्त रहते थे, उनको जो है उनका दुरुपयोग करते थे, दुराचार करते थे।
1800 इसके बारे में आप एक डेट मैं आपको बताता हूं कि 1834 से लेकर के यह प्रथा चली हमारे जो है विश्व में, और 1917 तक चलती है। इसे 1917 में अवैध घोषित किया जाता है। एक लंबे अरसे तक यह प्रथा चलती है, 1834 से लेकर 1917 तक जो है 70-80 साल तक। समझेंगे इसको। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए, आपने गांधी जी के बारे में सुना होगा, तो गांधी जी ने भी इसके लिए आवाज उठाई, आंदोलन चलाया, काफी प्रयास किया गिरमिटिया मजदूरों के रिहाई के लिए कि इनको छोड़ दिया जाए। बहुत ही बुरी तरीके से 17वीं शताब्दी में भारतीयों को गुलाम बनाकर विदेश भेजा जाता था। और गिरमिटिया जो शब्द है यह अंग्रेजी का एक अपभ्रंश शब्द है। एग्रीमेंट आप सुने होंगे, एक एग्रीमेंट शब्द होता है, एग्रीमेंट, तो इसी एग्रीमेंट का अपभ्रंश है। एग्रीमेंट के तौर पे जो है भारत से मजदूरों को गुलाम बनाकर विदेश में जो है खटाने के लिए, कमाने के लिए, मेहनत करने के लिए भेजा जाता था। अब गिरमिटिया के बारे में थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट दिया, आप समझिएगा। और यह गुलाम मजदूर वहां अपनी गुलामी की टाइम पीरियड को पूरा कर लेते थे, किंतु इन्हें इस तरह से प्लानिंग करके मालिकों द्वारा रखा जाता था कि इनके पास इतना पैसा ना हो कि अपने देश वापस आ सके। अपने देश यात्रा का भाड़ा जो है, जिस यात्रा पे गए थे उसका भी भाड़ा इनसे वसूला जाता था। तुम वहां से आए हो, तुम अपना भाड़ा दो, इनको पैसे नहीं दिए जाते थे। बड़ी बुरी तरह से कुल मिलाकर इनका एक मोटो रहता था कि इन्हें फंसा दिया जाए यहीं पर और पूरी जिंदगी यहीं पर ये रहें। इनका शोषण, महिलाओं का यौन शोषण, पुरुषों का शारीरिक शोषण, बच्चों का तमाम तरह से शोषण किया जाए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होता है। वह बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा करने का भाड़ा चुकाने के लिए वहां पर मजदूरी करता था। ऑप्शन नंबर ए। समझेंगे दोस्तों, और इस टर्म को याद रखेंगे, कॉपी में नोट करिएगा, यह परीक्षा का प्रश्न है। गिरमिटिया मजदूर आता है यह प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में से नहीं गुजरती है? नेगेटिव प्रश्न आता है, नहीं शब्द आप ध्यान देंगे, ये नहीं कि तुरंत देखते उत्तर लगा दें, नहीं है। किस राज्य में से यमुना नदी नहीं गुजरती है? यमुना नदी के बारे में आप लोग जानते हैं कि यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुना नदी के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर कि यमुना नदी जो हमारी है वह यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड में बंदर पूंछ एक पहाड़ी है, बंदर पूंछ पहाड़ी, इसको याद रखेंगे। बंदर पूंछ पहाड़ी के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यहाँ से निकलती है, और निकलने के बाद उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से, मतलब सारे राज्यों की से ऐसे यात्रा करते हुए जो है ये आती है। और इसके बाद गंगा में मिलती है। यमुना गंगा यमुना सरस्वती इनका संगम होता है प्रयागराज में, ये तो आप जान ही रहे हैं। इसके बाद ये गुजरात, आप यहाँ ऑप्शन देखिएगा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे राज्य आप अगर भारत का नक्शा देखेंगे इस तरह से, तो यह सारे राज्य जो है आपको इस बेल्ट में मिलेंगे। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ऊपर यहाँ पर जो है इस तरह से। लेकिन ये गुजरात यहाँ की बात हो रही है, तो गुजरात में यमुना का कोई औचित्य नहीं है। यमुना का ड्रेनेज सिस्टम कुछ इस तरह से है, तो जब गुजरात यहाँ पर जो है यहीं से नहीं गुजरती, इसको ध्यान रखेंगे। यमुना नदी, इसका उद्गम उत्तरकाशी बंदरपूछ से होता है। बंदरपूछ उत्तरकाशी भी से कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तरकाशी, बम बोल रहा है काशी वाली काशी, उत्तरकाशी। बंदरपूछ यमुनोत्री ग्लेशियर से। और एक इसका नाम बार बार पूछता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। यमुना को जो है पुराणों में क्या कहा गया है? तो एक शब्द है कालिंदी। यमुना को जो है पुराणों में कालिंदी कहा गया है। कालिंदी शब्द आप याद रखेंगे, यमुना को पुराणों में कालिंदी कहा गया है। चलिए इसको याद रखिएगा, गुजरात ऑप्शन सही है, सी। आप इसको सही कर पाए थे तो अपने जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आपने अपने मन में क्या लगाया था। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करें। एसएससी, जीडी, पुलिस, एसआई ऐसी भर्ती की तैयारी करने वाले दोस्तों को यह हमारा वीडियो शेयर करें तथा हमें भी सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए इस तरह का कंटेंट ला सकें। जब आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट करना, आपका वीडियो शेयर करना, लाइक करना हमें मोटिवेशन देता है कि हम इस तरह की चीजें, क्वालिटी कंटेंट ला सकें, बिना नाच गाना ढोल तमाशा के। यूट्यूब पर तमाम देख रहे हैं नाच गाना, मतलब अजीबो गरीब, हम क्या बताएं कि एजुकेशन सिस्टम को कुछ इस तरह से यूट्यूब बनाता जा रहा है कि जहां पर आपको एक्चुअल डेटा नहीं मिल रहा है। दिन भर पढ़ते रहिए, आपको ये पता नहीं चलेगा क्या पढ़ें, इस तरह की चीजें। आइए चलिए हम अपने प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। उस्ताद उमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? उमजद अली खान के बारे में कि यह कौन सा वाद्य यंत्र जानते हैं? वाद्य यंत्र से संबंधित भी प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछता है। तो उमजद अली खान, सरोद, वायलिन, तबला, बीड़ा। उमजद अली खान का वाद्य यंत्र आप याद कर लीजिएगा, इस स्टैटिक जीके का प्रश्न बनता है, सरोद के लिए जाने जाते हैं। एक और वाद्य यंत्र पूछता है, बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान,
आप जानते हैं बनारस के रहने वाले हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और इनका वाद्य यंत्र है शहनाई। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यह पूछता है परीक्षा में, इसको आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे कहा जाता है। एक सतह मान के चले कि यह सड़क हो गई, इस सड़क पर आप इस तरह, आपका पैर हो गया, आप इस तरह से चल रहे हैं, तो आप जब पैर रखते हैं तो इन दोनों के बीच एक बल लगता है जिस वजह से आपका पैर टिका रहता है। कोई भी दो सतह, या एक लकड़ी का टुकड़ा एक ले लीजिए, एक दूसरा लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, इनको दोनों को ऐसे रगड़ेंगे आपस में, जब आप इनको रगड़ते हैं तो इनके बीच में एक बल लगता है। इस बल को क्या कहते हैं? प्रतिरोध बल, प्रेरण बल, संवहन बल, घर्षण बल। इसको समझिए दोस्तों कि इस बल को क्या कहा जाता है। तो यहां पर आप देखते हैं, आपका ऑप्शन है सही उत्तर घर्षण बल। दो सतहें हैं, इनके बीच में जब ऐसे रगड़ा, इस तरह से एक सतह एक मान लीजिए ये हो गई और एक ये हो गई, इनके बीच में मध्य में यहाँ पर जो है कौन सा बल लगेगा? घर्षण बल। यह ध्यान रखें। संवहन जानते हैं, संवहन में जो है संवहन धाराओं के माध्यम से कोई ताप या इस तरह से कोई अलाव जलाए हैं तो यहाँ से ऐसे जो है आग निकल रही, इससे जो संवहन के माध्यम से जो है कंडक्शन के माध्यम से जो ऊर्जा आएगी उसे संवहन कहा जाता है। प्रतिरोध जो है ब्रेकर यानी रोकने का काम करता है, फोर्स लगाकर, जान रहे हैं ये भी। प्रेरणा किसी को जो है प्रेरित करता है, ये बल आप जानते ही हैं। यहाँ घर्षण बल, इससे संबंधित प्रश्न बार बार आता है, फिजिक्स का क्वेश्चन ही बनता है। प्रश्न नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के संबंध में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? बड़ा उटपटांग शब्द लाते हैं ये लोग ऐसे खोज खोज करके। बच्चा लूसेंट पढ़ लिया, यूनिक पढ़ लिया, तमाम टीचर कोचिंग हर जगह पढ़ लिया, लेकिन उसे हर जगह पढ़ाया गया सरहदी गांधी की जगह सीमांत गांधी। आप पढ़े होंगे, आप कभी सुने होंगे कि सीमांत गांधी। सीमांत गांधी सुनते ही आपके जहन में एक नाम आता है, ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए गफूर अहमद आजादी, उधम सिंह, अशफाक उल्लाह खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी का संबंध जो है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आंदोलन चलता है 1885 से लेकर के जो है आपके आज़ादी तक, जो है 1950 तक, जब तक भारत पूर्ण रूप से अपना संविधान लागू नहीं कर लेता है, तब तक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो अधिवेशन किया, आंदोलन चलाया, सहयोग आंदोलन चलाए, या जो भी और भी स्वदेशी आंदोलन चलाए, भंग आंदोलन चलाए, तमाम आंदोलन ऐसे चले। तो उन आंदोलनों में सीमांत गांधी का एक जो है बड़ा फेमस आंदोलन आता है, जिसके बारे में खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम आता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने एक दोस्तों आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन का नाम आप कई बार परीक्षाओं में देखे होंगे कि इन्हें जो है खुदाई खिदमतगार, एक डेट आप याद रखेंगे, 1929 में इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिस आंदोलन का नाम था खुदाई खिदमतगार आंदोलन। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा, आप नोट करिएगा, अगर आप ये जानते हैं तो अच्छी बात है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन, इस आंदोलन में यह काफी सफल आंदोलन रहा, अंग्रेजों को काफी शिकस्त मिली, काफी इससे अंग्रेज परेशान हुए। जो है आजादी में इस आंदोलन की काफी भूमिका है। खान अब्दुल गफ्फार खान इसके जो है अग्रणी नेता थे, और यह गांधी से प्रेरित थे, क्योंकि ये भी जो है गांधी की अहिंसा से प्रेरित थे, यह गांधी से प्रेरित थे, और इसी वजह से इन्हें सीमांत गांधी कहा गया। लेकिन परीक्षा वाले ने सीमा को सरहद में बदल दिया है, सरहदी गांधी। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि सीमांत गांधी पढ़ा है। तो ऐसे प्रश्नों को, ये एसएससी का वर्डिंग है, मैंने अपने शब्द नहीं डाला है, एसएससी ने अपने एग्जाम में इस तरह के वर्डिंग का प्रयोग किया, इस तरह के शब्द का प्रयोग किया है कि सरहदी गांधी के नाम से जान। चूंकि कंप्यूटर में इंग्लिश में पेपर तैयार किया जाता है, आप हिंदी में परीक्षा देंगे, अब वो इंग्लिश में गूगल ट्रांसलेट या ऑनलाइन ट्रांसलेट के माध्यम से ट्रांसलेट करते हैं, तो वह जो है ऐसे ही जो है शब्दों को लाते हैं। कंप्यूटर जब ट्रांसलेट करेगा तो ऐसे शब्द डालेगा, बच्चा कंफ्यूज होगा। उत्तर डी सही है दोस्तों। ऊधम सिंह भारत के वीर जवान सपूत बब्बर शेर। ऊधम सिंह के बारे में क्या ही कहना। ऊधम सिंह के बारे में आप जानते हैं कि जो जलियांवाला बाग, ऊधम सिंह के बारे में मैं बहुत क्या लिखूं, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो जलियांवाला बाग होता है, जलियांवाला बाग हमारा जो है, इस जो है हत्याकांड, जो नरसंहार होता है, इस नरसंहार को जो जनरल ओ डायर होते हैं, जनरल ओ डायर, इनकी हत्या जो है लंदन में जाकर ये जवान करते हैं। हमारे वीर शेर लंदन में जाकर इनको गोली मारते हैं, 6 गोलियां दागते हैं, ये हमारे ऊधम सिंह। इनके बारे में तो आप जानते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। साथियों, निम्नलिखित में से
कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? नाच गाना गीत संगीत बहुत पूछता है, कला शैली कहाँ की है, कौन सा नाच कहाँ का है, कौन सा मेला कहाँ का है। हालांकि आपका भी मन नाच गाने में काफी लगा रहता है, लेकिन अभी फिलहाल अपनी भर्ती परीक्षा पे कंसंट्रेट करिए दोस्तों। एक बार वर्दी मिल गई, सिलेक्शन हो गया, फिर पूरी जिंदगी मौज करिए, ड्यूटी करिए, आयास करिए, आराम से आपका जीवन कटेगा। लेकिन भर्ती सिलेक्शन नहीं हुआ, आप अपने आप को साबित नहीं कर पाए, तो मान के चलिए कि आपको ऐसा फील होगा, तैयारी करने के बाद माँ बाप का सपना भी पूरा नहीं कर पाए और एक आर्थिक तंगी, तमाम समस्याएं। बाकी चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? एक बना रखे हैं ग्रुप, और इस ग्रुप में पंजाब का मोहिनी अट्टम संबंधित नहीं लग रहा है। उत्तर प्रदेश का कथक, बिल्कुल उत्तर प्रदेश का जो है कथक, कथा गा करके कहने वाला नृत्य है, कथक उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु का ओडिसी, नहीं ये भी गलत है। असम का कथकली, नहीं केरल का है, असम का नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। किसका कॉम्बिनेशन सही है? तो उत्तर प्रदेश का कथक। बाकी मोहिनी अट्टम को आप जानते हैं, मोहिनी अट्टम जो है केरल का लोक नृत्य है, मोहिनी अट्टम, और यह कथकली भी केरल का ही है, इसको भी आप जानिए। असम की बात अगर आती है तो असम का बिहू आप जानते होंगे, असम का जो है बिहू है, बगरुम्बा और कटी बिहू है, एक बिहू का ही कटी बिहू है। अंबुआची का मेला भी असम में जो है लगता है, इसके बारे में जानेंगे, बिहू। तमिलनाडु का जो, अगर तमिलनाडु के लोक नृत्य की बात करेंगे, ये भी बार बार पूछा है, भरतनाट्यम, कई बार पूछा है परीक्षा में, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, इसको आप ध्यान रखेंगे। लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न आता है, आप लोक नृत्य को याद रखेंगे, जिसमें असम का जो है पूर्वोत्तर राज्यों का, दक्षिण राज्यों का, उत्तर राज्यों में तो उत्तर प्रदेश वगैरह का है, बाकी और ज्यादा पंजाब हरियाणा इन सब का बहुत नहीं। ज्यादातर दक्षिण भारत त्योहारों से संबंधित है, तो हमारे जो है दक्षिण भारत से संबंधित इस तरह से जो है, अगर ये भारत का मैप, तो ये वाला जो बेल्ट पड़ता है, इस बेल्ट में कुछ ज्यादा ही लोक नृत्य वगैरह रहते हैं। तो केरल, तमिल, उड़ीसा, मलयालम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का ओडिसी ये जान ही रहे हैं, तो इसको आप ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 8, बैंकों में जमा राशि, बार बार मैं आपको इकोनॉमिक्स का प्रश्न दिखा रहा हूं दोस्तों, इकोनॉमिक्स से प्रश्न बन रहे हैं। बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किस लिए किया जाता है? यानी कि जो बैंक है, इसमें जो भी आप पैसे जमा करते हैं, तो आपके पैसे को बैंक अधिकतर पैसे को कहाँ यूज करती है? सिंपल सी बात है कि बैंक आपको ब्याज देगी, बैंक 4%, 3%, इस तरह से ब्याज देगी। अब बैंक, आपने पैसा बैंक में जमा किया, तो बैंक लोगों को लोन देती है, और लोन जो देगी, कार लोन, होम लोन, यह लोन देगी बैंक सीधे 10% से 15% पर, 6% से 8% पे। कार लोन, होम लोन 6 से 8%, 9% तक जाता है। पर्सनल लोन अगर बात करते हैं तो जो है 10 से 15%। तो जो लोन आपको बैंक 4% दे रही है और आपके पैसे पे 15% कमा रही है, यानी कि 11% का प्रॉफिट। अतः बैंक की यही मूल आमदनी है, इसी से बैंक चलता है। आप समझेंगे इस बात को, या तो कहिए तो एक बार हम आप इसको और ड्रा करते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि बैंक में आपने जो पैसा जमा किया, हमने बैंक में जो भी मनी जो है हमारा पैसा जमा हुआ, बैंक हमें क्या किया, 4% का लालच दे दिया, भैया 4% मिलेगा। अब बैंक हमारे पैसे को लोन देने के लिए ले गई, लोन में क्या किया, बैंक हमारे पैसे को 4% का हमें वादा किया देने का, और लोन बांट दिया 15% पे। अब बैंक को देना कितना है, 4%, मिला कितना, 15%, प्रॉफिट कितना आया, 11%। तो बैंक की आमदनी कहाँ से है, ब्याज गारंटी, संपार्श्विक नहीं, बल्कि बैंक का आमदनी ऋण से। इसको ध्यान रखिए, इस तरह के प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है? किसमें ज्यादा श्रम गहनता लगती है, किसमें ज्यादा मेहनत लगती है? ऐसे उद्योग के बारे में, गेहूं, दलहन, मक्का, चाय। अगर आप गेहूं की खेती या उद्योग करते हैं, दलहन की खेती करते हैं, मक्का की या चाय की, इनमें किसमें ज्यादा श्रम गहनता लगेगी? ऐसे भी प्रश्न आते हैं, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है दोस्तों। चाय में आप जान लीजिए कि ज्यादा श्रम लगता है। चाय अगर है तो इसकी पत्तियों को चुनना पड़ता है, आप जानते हैं चाय की पत्तियों को, बहुत मेहनत, पानी भी इसमें लगातार चलता हुआ रनिंग वाटर होना चाहिए। चाय के लिए फेमस एरिया, हर जगह चाय उगाई भी नहीं जा सकती है। दार्जिलिंग की चाय आप जान रहे हैं, पहला जीआई टैग भी इनको मिला था, जो है दार्जिलिंग वालों को, दार्जिलिंग की चाय असम वगैरह में होती है।
तो चाय जो है श्रम गहन उद्योग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आप प्रश्नों को देखते रहिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, हमें सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन, अपने जो नौकरी कर रहे हैं, ये प्रश्न मैं जो है अपने कुछ साथी जो मेरे साथ ट्रेनिंग किए, मेरे साथ नौकरी किए, कई भर्ती परीक्षाओं को क्रैक किए, उन लोगों से ग्रुप बनाकर उनसे मैं एक ऐसा प्रश्न, ऐसा कलेक्शन तैयार करवाता हूं आपके लिए दोस्तों। या हम लोग मिल करके अपने जो है जॉब से ड्यूटी जो भी करते हैं, उसके बाद जो हम समय पाते हैं उसमें हम आपको पढ़ाने का काम, अपने छोटे भाइयों के वर्दी का सपना पूरा कराने का काम, आपको जो है सेवा में लाने का काम करते हैं, ताकि आप भी हमारी तरह आएँ, आप भी वर्दी राइफल का जो सपना है, देश की सेवा करने का जो जज्बा है, उसको पूरा कर पाए। जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? जल मिश्रित एसिटिक अम्ल के बारे में पूछ रहा है, यह आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? जो मिश्रित, जो जल में घुला हुआ है, ऐसा एसिटिक अम्ल जो जल में मिला हुआ, उसके बारे में पूछ रहा है। ओलियम, फिटकिरी, सिरका, नीला विट्रियल, बड़े अजीब अजीब नाम दिया हुआ है। ओलियम के बारे में जानिए कि सल्फ्यूरिक एसिड ए ओलियम है। पहले मैं इनके बारे में आपको एक बार समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल ये भी है। फिटकिरी के बारे में आप जान ही रहे हैं। फिटकिरी के बारे में पूछता है बार बार, यह क्या है? यह रंगहीन क्रिस्टल है, रंगहीन एक जो है क्रिस्टल है फिटकिरी, रंगहीन क्रिस्टल है। और इसे जो है इसका रासायनिक नाम पोटास एलम होता है। रासायनिक नाम फिटकिरी का क्या होता है दोस्तों? पोटास एलम। इसको आप ध्यान रखेंगे, पोटास एलम। सिरका के बारे में जानेंगे, यही आपका है जल मिश्रित। यह बनता कैसे है कि शर्करा वाली कोई वस्तु लेते हैं जिसमें शर्करा होता है, गन्ना हो गया या और भी इस तरह से अंगूर हो गया, शर्करा वाली वस्तु को किंडवन किया जाता है। किंडवन विधि आप जान लीजिए, किंडवन विधि से यानी सड़ा करके, किंडवन को आप एक आम भाषा में सड़ा करके, इसको सड़ा करके सिरका बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर फिलहाल सही हो जाता है। नीला विट्रियल के बारे में जानिए। नीला थोथा, इसी का नाम है। विट्रियल अंग्रेजी में थोथा, वही नीला थोथा, जिसको आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, नीला थोथा, और इसी का नाम नीला विट्रियल यहाँ पर रख दिया गया है, ब्लू विट्रियल जिसे कहते हैं। तुतिया या कांपर स्लोट इसको बोलते हैं, आप इसके बारे में जानते हैं कई बार। नीला थोथा अपना रंग कैसे बदलता है, परीक्षा में आया हुआ है। फिलहाल आप ओलियम, फिटकिरी, सिरका को जाने। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होता है, सिरका। आप इसको ध्यान दें। प्रश्न नंबर 10। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारे प्रश्न पसंद आ रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करें तथा लाइक करें। कमेंट सेक्शन में आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं, हमें हल करके हमें अपने उत्तर बताएं कि कितने 10 में से आपके कितने नंबर बने।